हिंदी मुस्लिम एकता पर आरएसएस प्रमुख के बयान पर अब राजनीति तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दंगल में मैदान में अब उतरे हैं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। बीएसपी सुप्रीमो वहीं मायावती ने भी एक रैली की प्रबुद्ध सम्मेलन किया, उसको संबोधित किया और भागवत के बयान पर निशाना साधा। मायावती ने बीजेपी और संघ पर मुसलमानों से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं ओवैसी ने कहा कि आरएसएस वाले इतिहास में कमजोर होते हैं। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जिस बयान पर राजनीति हो रही है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों के बीच गलत धारणा बनाई। पुणे में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन के कार्यक्रम में भाषण देते हुए मोहन भागवत ने ये बातें कही कि अंग्रेजों ने दोनों समुदाय के बीच वहम पैदा किया। आरएसएस प्रमुख ने अपील की कि मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चलेगा। गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहाँ है। गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए, जाते हैं। ये वहां उत्पन्न कर दिया अंग्रेजों ने। वहीं आरएसएस प्रमुख ने दोहराया कि हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक ही थे और हर भारतीय हिंदू है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम आक्रांताओं के साथ आया था और उसी रूप में इसे बताया भी जाना चाहिए। कार्यक्रम के माध्यम से मोहन भागवत ने समझदार मुस्लिम नेताओं से अपील की कि कट्टरपंथियों के खिलाफ मजबूती से खड़े हों। अपने भाषण में मोहन भागवत ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें मुस्लिम वर्चस्व के बारे में नहीं बल्कि भारतीय वर्चस्व के बारे में सोचना है। भागवत ने कहा कि भारत के चौतरफा विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। तो कौन कौन सी मोहन भागवत के इस एड्रेस की बड़ी बातें रही? एक तो ये कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक ही थे। देश में आक्रांता आए, आक्रामककारी आए, वो इस्लाम को लेकर के आए। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच वहम फैलाया, गलत धारणा फैलाई। वहीं समझदार मुस्लिम लोगों को कट्टरता का विरोध करना चाहिए, कट्टरपंथियों के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। मुस्लिम अपने वर्चस्व की नहीं देश की सोचें। देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी भागवत के बयान का समर्थन किया और कहा कि भारतीय संस्कृति सभी को समान समझती है। कि डीएनए तो हमने अब खोजा है ना, आत्मा तो सब में है। हमारी संस्कृति ने तो हमें बताया है कि तुम आत्मा की डोर से बंधे हुए हो सब। तो आरिफ मोहम्मद खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि किस तरीके से मोहन भागवत का जो बयान आया है वो ठीक है, लेकिन ओवैसी और मायावती ने भागवत के बयान पर निशाना साधा। ये गोल मोल की बात हमेशा भगवत करते हैं। कभी बोले डीएनए हमारा एक है, लिंचिंग करने वाला गलत है। ये एक ही सांस में ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना। कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री के बड़े वीक होते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ लेते तो मालूम होता कि वेस्ट कोस्ट पर इस्लाम पहले आया, इन्वेडर से नहीं आया। तो हिस्ट्री में कमज़ोर है। तो बताना ये चाहते हैं कि वो जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है जिसमें गोलवालकर और आपके सावरकर ये दोनों यही बताते हैं ना कि पुत्र होली लैंड और मदरलैंड की जो गुफ्तगू करते हैं, तो उसी के रोशनी में उसी को रिट्रिएट करते हुए मोहन भागवत ने बात कही है। और मोहन सुनिए, सारे आपको सुन तो लीजिए, इतना तकलीफ क्यों है इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मोहन भागवत को जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी गई थी जो आज भी लोकसभा पार्लियामेंट में है, उसमें मुगल बादशाह अकबर की फोटो है, टीपू सुल्तान की है। संविधान बनाने वालों ने उनकी तस्वीर डाली, उसके ऊपर क्या कहेंगे वो? तो इसीलिए कह रहा हूं कि हिस्ट्री में बड़े वीक। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं
व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। लेकिन इस बारे में मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया क्यों अपना रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भागवत के बयान पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। वो हिंदुस्तान के लिए जीता मरता है, हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करता है, हिंदुस्तान से प्यार करता है। किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान में अनेकता में एकता है और हिंदुस्तान के साथ हर व्यक्ति खड़ा है। और मुझे लगता है हिंदुस्तान से प्यार करने वाला व्यक्ति सिर्फ हिंदुस्तानी है। हमारा इस्लाम धर्म किसी के साथ अत्याचार और तशद्दुद को नहीं कहता, इंसानियत और मानवता। उन्होंने इंसानियत फैलाई, इंसाफ किया। जहाँ पर 2-4 हज़ार मुसलमान थे वहाँ 2-4 लाख हो गए। तो आप उनको कुछ भी कह लीजिए, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जो हिस्ट्री में जो लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन हमें फ़ख्र है इस बात पर कि मुसलमानों के जो रूलर पहले आए थे और कोई भी रूलर रहे हों, उन्होंने इंसाफ किया, तमाम जनता को अपनी जनता समझा। इसी वजह से इस्लाम धर्म यहाँ पर काफ़ी फैला। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, अभी कुछ ही देर पहले मायावती का भाषण था, फिर असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है कि 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। वो अगर आकर के सीधे तौर पर डिवाइड की बात करें कि मुसलमान गुलाम थोड़ना है और मुसलमान सिर्फ जिताने के लिए थोड़ना लड़ेगा, वो तो अब जीतेगा, वो सीधे तौर पर डिवाइड करें, अयोध्या को सिर्फ फैज़ाबाद ही बताएं, तब तो ठीक है। लेकिन जहां बात एकता की हुई थी, ये कह रहे कि दोनों एक ही हैं और लड़ाया गया था एक अलग मुल्क के लिए, लेकिन असल में मुसलमान हर पद तक गया है। इसको लेकर के राजनीति हो, इसको लेकर के राजनीति फिर किस तरीके से हो रही? क्यों? क्योंकि चुनाव है। सचिन, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में अब कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अलग अलग तरह के कार्ड खेले जा रहे हैं। कोई मुस्लिम कार्ड खेल रहा है, कोई ओबीसी कार्ड खेल रहा है। प्रबुद्ध सम्मेलन अलग अलग दलों की तरफ से किया जा रहा है। और अगर हम ओवैसी के दौरे की बात करें तो वो अयोध्या जिले की रुदौली विधानसभा में गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान असदुद्दीन ओवैसी कर चुके हैं और ये वो 100 विधानसभा सीटें हैं जो कि मुस्लिम बाहुल्य हैं और उसी में से एक सीट है अयोध्या जिले की रुदौली विधानसभा, जहां पर आज असदुद्दीन ओवैसी को जाना है। और उनके दौरे से पहले सियासत काफी तेज हुई है। जिस तरह से अयोध्या की जगह फैजाबाद नाम का प्रयोग किया, इसके अलावा वो आज जो माफिया अतीक अहमद है प्रयागराज के, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन को असदुद्दीन ओवैसी ने एआईएमआईएम में शामिल कराया है। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती भी मोहन भागवत के बयान को लेकर हमलावर हैं। और इन सब के बीच में ये देखा जाए तो जिस तरह से एक मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीति हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा है कि बीजेपी और सपा की सीधी लड़ाई में अब तक अल्पसंख्यक वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री और मायावती की चुनाव से पहले की यह सक्रियता कहीं ना कहीं सपा के लिए चिंता बढ़ाने वाली जरूर है। और इन सब के बीच में बीजेपी भी पूरी तरह से एक्टिव उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के दौरे पर आएंगे। तो ये जो माहौल यूपी का बन रहा है, वो चुनावी मौसम बिल्कुल नजदीक है और अलग अलग दलों की अपनी अपनी तैयारियां हैं कि 22 का चुनाव कैसे जीता जाए। सचिन, यानी एक बार जाति और एक बार फिर हिंदू मुस्लिम, ये तो साफ कर दिया ना असदुद्दीन ओवैसी ने। वो तो कोई अपना कोई विकास का कोई ऐसा एजेंडा तो लेकर के आए नहीं। और मायावती भी दूसरी तरफ कह रही है कि ब्राह्मणों को हम रक्षा देंगे। अब ब्राह्मण कौन? विकास दुबे और इससे पहले तमाम चीज़ें जो आती रही हैं बीएसपी की तरफ से, वो भी आपने देखा है। बिल्कुल सचिन, देखिए आज बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का समापन था। मायावती ने लगभग 40 से 45 मिनट तक भाषण दिया और ये कहा कि जो पुरानी चीज़ें थी उसे अब वो दोहराएंगी नहीं। जो पार्क में पत्थर, मूर्तियां और स्मारक बनवाने का काम किया था, अगर दोबारा उनकी सरकार आती है तो वो ऐसा काम नहीं करेंगी, क्योंकि 2012 में जब मायावती की सरकार गई थी तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था। और अब 2022 के चुनाव से पहले एक ब्राह्मण वोट बैंक का मुद्दा बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में बनता जा रहा है, खासतौर पर विकास दुबे के
एनकाउंटर के बाद से। और मायावती अपने पुराने समीकरण को दोहराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें उनको कितनी कामयाबी मिलेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का 12% ब्राह्मण वोट बैंक है, उस पर निगाहें भारतीय जनता पार्टी की भी हैं, समाजवादी पार्टी की भी है और बीएसपी की भी है। बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन आज समाप्त हो गया। बीजेपी का 19 सितंबर तक प्रबुद्ध सम्मेलन चलेगा। समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन आज बलरामपुर में हो रहा है, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना है। यानी जो 12% ब्राह्मण वोट बैंक है वो किसके पाले में जाए, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का, उसको लेकर जोर आजमाइश पूरी की जा रही है। और हर कोई यह बताने की कोशिश कर रहा है कि ब्राह्मणों के साथ उत्तर प्रदेश में अन्याय हुआ है और खासतौर पर सपा बसपा यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी के विरोध में ब्राह्मण उनके साथ है। सचिन, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं नजर आ रही? समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है? वो MY से हटके वो भी परशुराम की मूर्ति और जो ब्राह्मणों को रिझाने की बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कन्वेंशनल वोट बैंक होता था इकट्ठे आकर के भी देख लिया, अब चाहे वो बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे वो छोटी पार्टियां भी आ रही हो, कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेटजी को लेकर के फिलहाल कंफ्यूजन नजर आ रही है? देखिए सचिन, समाजवादी पार्टी अक्टूबर में भगवान परशुराम की मूर्ति का शिलान्यास लखनऊ में कर सकती है, ऐसी जानकारी हमको मिली है। और उसमें ममता बनर्जी को भी बुलाने की संभावना है। यानी ब्राह्मण कार्ड को लेकर पूरी तरह से तैयारी सभी दलों की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा सच है, जिस पर बीजेपी और सपा दोनों सबसे ज्यादा काम कर रही हैं, वो है ओबीसी वोट बैंक, जो कि लगभग 40% से ऊपर बैठता है यूपी में। इसीलिए कोई निषाद समुदाय की बात कर रहा है, कोई कुर्मी वोट बैंक की बात कर रहा है। और केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो अभी मंत्री बनाए गए हैं, उनकी जन आशीर्वाद यात्राएं यूपी में निकली हैं। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है। सपा यहां पर जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रही है। ब्राह्मण वोट बैंक के साथ साथ में जो मुख्य तौर पर बीजेपी और सपा की निगाहें हैं वो ओबीसी वोट बैंक पर है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक जो गैर यादव था 2014, जब से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बीजेपी के साथ रहा है। उसी वोट बैंक को अपने साथ इंटैक्ट करने की कोशिश बीजेपी इस बार कर रही है, ताकि जो ओबीसी वोट बैंक है वो उनके साथ बना रहे। सचिन, बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोशिश ये हो रही है कि किस तरीके से अभी हमने ग्राफिकली देखा भी कि क्या पॉपुलेशन बनती है, कि आबादी कुल कितनी, और मुस्लिम आबादी 3,85,00,000 है। अब क्या उसमें सेंध लगाते हैं या फिर बंगाल जैसा यश होता है AIMIM का, क्योंकि वो तो मुस्लिम वोट बैंक को सीधे तौर पर कहते हैं कि साधने के लिए आए हैं। समाजवादी पार्टी जो है MY के साथ तो फिलहाल ब्राह्मणों को रिझाने में लगी हुई है। कांग्रेस फिलहाल अभी ज़मीन पर नज़र नहीं आ रही है, हालांकि प्रियंका गांधी का 1 या 2 दौरे ज़रूर हुए थे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी स्ट्रेटजी बनाने में लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.